मेरे सामने अभी स्लाइड नंबर 6 खुली हुई है। फर्स्ट स्लाइड में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, रिलेशंस। सेकंड स्लाइड है ये। स्क्रीन रिकॉर्डिंग लैपटॉप पर हो रही है और साउंड रिकॉर्डिंग मोबाइल में हो रही है। मेरे पास इस वक्त एयरपॉड्स नहीं है और वो दूसरे भी नहीं है, क्या कहते हैं उनको, कान में लगाने वाले जो भी हैं। बाद में इन दोनों को एक जगह मर्ज करके वीडियो बनाकर भेज दूँगा। इस पर थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि प्रीमियर प्रो जो है वो रेंडर करने में भी टाइम लगेगा। जितनी लंबी वीडियो होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। खैर, ऑर्डर्ड पेयर an ordered pair AB consists of two elements A and B, in which A is the first element and B is the second element. ऑर्डर्ड पेयर वो होता है जो इस तरह लिखा होता है, A और B की फॉर्म में लिखा हुआ होता है, जिसमें पहला एलिमेंट A होता है, दूसरा B भी होता है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। The ordered pair A, B and C D are equal if and only if A is equal to C and B is equal to D. ये अब इनके इक्वल होने का बता रहे हैं कि इक्वल ये तभी होंगे जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, तभी ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर ये इस तरह से लिखे हों कि ए बी और बी ए हो, ए यहाँ पर जो वैल्यू हो वो वैल्यू दूसरे सेट में यहाँ भी हो और इस सेट में जो वैल्यू यहाँ हो वो इस सेट में यहाँ पे हो, तो ये इक्वल नहीं होंगे। इक्वल होने के लिए एक ही शर्त है, वो ये कि फ़र्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। फाइंड एक्सरसाइज है, फाइंड एक्स एंड वाई गिवन 2x ये फर्स्ट वैल्यू है, कामा x प्लस वाई ये सेकंड वैल्यू है, इज़ इक्वल टू 6 ये फर्स्ट वैल्यू है, 2 सेकंड वैल्यू है। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा? अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि किसी भी जो सेट है उसको इक्वल होने के लिए ये दरम्यान में इक्वल लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं आपस में। ऊपर हमने पढ़ा है कि इक्वल होने के लिए ज़रूरी है कि फ़र्स्ट वाला फ़र्स्ट के इक्वल हो, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल हो। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। फ़र्स्ट वाला फ़र्स्ट के इक्वल हो, 2x इज़ इक्वल टू 6, यहाँ से 2 इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये x इज़ इक्वल टू 3 हमारे पास आ जाएगा। और दूसरा y की वैल्यू इसमें हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक ये कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 करें और x को इधर ला कर वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू पुट करें, तो यहाँ पर जैसे इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर नीचे सोल्यूशन में दिया हुआ है कि 2x इज इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमने लिया फर्स्ट वाला फर्स्ट के, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होगा, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी और 3 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी सिंप्लीफाई करके। उसके बाद है ऑर्डर्ड एन टपल। ऑर्डर्ड एन टपल एन की जगह पे यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है। The ordered n tuple a1 a2 up to an consist of element a1 together with the ordering first a1 second a4 to n। जो n टपल होता है उसमें ये ऑर्डर्ड पेयर में तो दो होते हैं, 1 और 2, इस तरह से दो दो होते हैं। n टपल में जो होता है उसमें यहाँ पर अगर 4 टपल है तो उसमें 4 होंगे, 5 टपल है तो उसमें 5 एलिमेंट्स होंगे, 6 टपल है तो उसमें 6 एलिमेंट्स होंगे, अप टू सो ऑन जहाँ तक जाएगा उतने उसमें एलिमेंट्स होते हैं। इन पर्टिकुलर एन ऑर्डर्ड 2 टपल, यहाँ पर अगर 2 लिखेंगे तो 2 टपल हो जाएगा, उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और यहाँ पर अगर 3 टपल होगा तो उसको कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपल। ये दो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिसमें अगर 2 टपल को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर और 3 टपल को कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपल। बाकी आगे जो होंगे वो 4 टपल होगा, 5 टपल होगा, 6 टपल होगा, जितनी एलिमेंट्स होंगे उस हिसाब से टपल होता जाएगा। 2 ऑर्डर्ड एन टपल्स, अब ये 2 ऑर्डर्ड एन टपल्स हैं। एन टपल मतलब इसमें अप टू एन वैल्यूज़ होंगी, a1 a2 जहाँ जितना जाएगा चला जाएगा, एंड b1 b2 अप टू bn आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ ईच करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ देयर एलिमेंट्स इज इक्वल। दैट कंडीशन इसके भी इक्वल होने की वही है कि इसका जो a1 है वो इधर पहले वाले के साथ इक्वल हो, दूसरे वाला दूसरे के साथ इक्वल हो।
और आखिरी जो है वो आखिरी के साथ इक्वल हो, तभी ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है दैट इज़ ए आई इज़ इक्वल टू बी जे। आई की वैल्यू अगर 1 है तो जे की वैल्यू भी 1 होगी, उन दोनों का आपस में इक्वल होना चाहिए। ए की वैल्यू n होगी, यानी ये वाला अगर लें, और बी की वैल्यू जे की वैल्यू भी n होगी, और इधर हम ये वाला लेंगे फिर, और इन दोनों के भी आपस में इक्वल होना चाहिए। इन शॉर्ट ये कि सेम वही इक्विवेलेंट होने की वही शर्त हैं कि भाई फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को थर्ड से आपस में इक्वल होना चाहिए। सब आपस में इक्वल होंगे तभी ये एक इक्विवेलेंट पेयर होगा। उसके बाद है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कैसे होगा। फर्ज करें ए और बी दो सेट्स हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स इस तरह से लिखा जाएगा ए क्रॉस बी, इसको ए क्रॉस बी पढ़ते हैं। ऑर्डर्ड पेयर ए बी वेयर ए इज़ इन ए एंड बी इज़ इन बी, और इसका जो पेयर होगा वो इस तरह से ए बी लिखा होगा। ए जो होगा वो पहले वाले ए से होगा और बी जो होगा वो दूसरे वाले बी से होगा। यानी अगर ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं तो हम इसको पहला एलिमेंट इसमें से लेंगे और दूसरा एलिमेंट इसमें से लेंगे। अगर बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट बी से लेंगे, दूसरा एलिमेंट ए से लेंगे। सिंबॉलिकली इसको ऐसे लिखते हैं क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज़ मेंबर ऑफ ए एंड बी इज़ मेंबर ऑफ बी। इस तरह से लिखते हैं कि ए और बी एक पेयर है, और इसको ऐसे लिखते हैं ए बी, इस तरह से एक पेयर लिखेंगे, और इसमें होगा क्या कि ए जो है ये वाला ए ये मेंबर होगा ए से, और जो बी होगा वो मेंबर होगा बी से। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पहले वाला होगा पहला वाला उसमें से लेना है, और दूसरे वाला दूसरे वाले से लेना है। इस अगर ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं तो इसमें से बी ए नहीं लिख सकते, इसको ए बी लिखना पड़ेगा। नोट इफ सेट ए हैज़ एम एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज़ एन एलिमेंट्स देन, तो ये तो सिंपल सी बात है कि अगर सेट ए में एम एलिमेंट्स हैं, फर्ज करें 2 एलिमेंट्स हैं, और बी में 3 एलिमेंट्स हैं, तो इनके टोटल जो इस तरह से रिलेशंस बनेंगे वो ए क्रॉस बी जो होगा वो उसमें 2 3 ज़ा 6 एलिमेंट्स होंगे। एम क्रॉस एन इसका फाइंड करने का तरीका है, जितने एलिमेंट्स इसमें होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 1 टू बी इज इक्वल टू ए बी सी, देन ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी ये होगा, ए चूँकि पहले आ रहा है यहाँ पे, तो पहला वाला जो हमारा एलिमेंट होगा वो हम ए में से लेंगे 1, यहाँ पे 1 आएगा, और दूसरा बी में से ए, इसी तरह 1 बी 1 सी, फिर 1 ख़त्म हो गया, अब 2 की बारी 2 ए 2 बी 2 सी, ये ए क्रॉस बी हो गया। अब बी क्रॉस ए अगर फाइंड करें तो यहाँ पर बी पहले आ रहा है ए बाद में आ रहा है, तो पहले वाला जो यहाँ पे पहला एलिमेंट होगा वो बी से लेंगे और दूसरा ए से लेंगे। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा A1 A2 B1 B2 C1 C2। इसको बी को इधर लिख लें, को इधर लिख लें, तो उसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ए क्रॉस ए को कैसे फाइंड करेंगे। एक सेट का अपने ही साथ ये रिलेशन है, 1 1 होगा और 1 2 होगा, फिर 2 1 होगा 2 2 होगा। ए का ए से ये ए इज इक्वल टू 1 2 है, और दूसरा सेट भी ले लें ए इज इक्वल टू 1 2, और उनका आपस में रिलेशन ले लें। इसी तरह बी है ए बी सी, एक और बी ले लें, वो भी ए बी सी होगा, और उनका आपस में जो रिलेशन बनेगा ए बी ए सी बी ए बी 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 सी ए सी बी सी सी, ये बी क्रॉस बी हो जाएगा। इसमें जो याद रखने वाली बात ये है वो ये है कि ए क्रॉस यहाँ जो पहला एलिमेंट होता है वो इसमें पहले वाला एलिमेंट होता है, और यहाँ पे जो दूसरा सेट होता है वो इसमें दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसमें से लिए जाते हैं। नीचे रिमार्क है कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो ये हमने ऊपर देख लिया कि ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, क्योंकि ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट जो होता है वो ए से लिया जाता है, दूसरा बी से लिया जाता है, और बी क्रॉस ए में पहला एलिमेंट बी से लिया जाता है, दूसरा ए से लिया जाता है। और इक्वल होने के लिए ज़रूरी है कि फ़र्स्ट को फ़र्स्ट से और सेकंड को सेकंड से इक्वल हो, तो ये फिर इक्वल नहीं आते, इसलिए ये इक्वल नहीं होते। फॉर नॉन एम्प्टी एंड अनइक्वल सेट्स ए एंड बी, दो कंडीशंस जो हैं उनमें ये इक्वल आ जाता है। हाँ, अगर ए और बी दोनों एम्प्टी सेट्स हैं तो फिर तो ये इक्वल आएगा,
और अगर दोनों इक्वल हैं यानी ए सेट भी 1 2 है और बी सेट भी 1 2 है तो फिर ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो, एक ही आंसर आएगा। उसके बाद है ए क्रॉस फाई यानी कि एम्प्टी सेट इज़ इक्वल टू फाई क्रॉस ए यानी एम्प्टी सेट क्रॉस ए इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। मतलब इसका ये है कि एक ए है 1 2, दूसरा सेट नल है उसमें कुछ भी नहीं है, तो पेयर करने के लिए उसमें कुछ है ही नहीं, तो ये भी नल आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। या एम्प्टी सेट क्रॉस ए करें तो इसमें पेयर करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये भी एम्प्टी सेट ही आएगा, ये दोनों एम्प्टी सेट ही आएंगे, ये इक्वल आते हैं। उसके बाद ये ए क्रॉस बी का मॉड है। मॉड का मतलब ये कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ए क्रॉस बी की जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं ए के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से। ये तो ऊपर फार्मूला ही हो गया। ए के जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उनको m कर दें और बी के जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उनको n कर दें, तो m क्रॉस n जो होता है वो होता है ए क्रॉस बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ जो एलिमेंट्स होते हैं वो m क्रॉस n होते हैं। लेट्स सपोज ए क्रॉस बी अगर 6 है और ए में एलिमेंट्स 2 हैं और बी में एलिमेंट्स 3 हैं, तो 2 3 6, यहाँ पर 6 आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 सेट्स, 2 सेट से ज़्यादा अगर सेट्स हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी तरह होगा, सिर्फ ये होगा कि आपने ए क्रॉस बी के बाद ए क्रॉस बी क्रॉस सी जितने भी होंगे उनको भी लिखना साथ, A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस A अप टू AN, ये जो पेयर होगा। और इसमें जो टपल्स होंगे n टपल्स होंगे, 4 हैं 5 हैं 6 हैं जितने भी हैं, हर एक में से पहला यहाँ से आप पहला एलिमेंट लेंगे, जो सेट बनेगा उसमें पहला एलिमेंट पहले में से होगा, दूसरे में से दूसरा होगा, तीसरे में से तीसरा होगा। सिंबॉलिकली इसको इस तरह लिखते हैं 1 क्रॉस A2 क्रॉस, ये तो ऊपर भी देखा है हमने। A1 जो होगा वो इसमें से होगा, A2 इसमें से होगा और अप टू AN जो है वो AN इसमें से होगा। आगे इसको साइज दैट AI जो है वो मेंबर ऑफ़ AI होगा, यानी I की वैल्यू अगर 1 है तो A1 जो है वो A1 से होगा, इसमें से I की वैल्यू लेट्स सपोज अगर 10 है तो A10 जो यहाँ पर होगा वो A10 वाले सेट में से होगा। I की वैल्यू 1 2 आगे लिखी हुई कि I की वैल्यू 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकती है। AN जो होगा वो मेंबर ऑफ़ AN होगा, यानी AN जो लास्ट एलिमेंट होगा वो इस सेट में से AN में से लिया जाएगा। बाइनरी रिलेशन जो होते हैं, लेट A एंड बी सेट्स, दो सेट हैं और B बाइनरी रिलेशन को R से डिनोट करते हैं, फ्रॉम A टू B द सबसेट, एक सबसेट होगा A क्रॉस B का। जो बाइनरी रिलेशंस होते हैं वो A क्रॉस B का सबसेट होता है। A क्रॉस B के अंदर जितने भी पेयर बन सकते हैं वो सब होते हैं और बाइनरी रिलेशन उनमें से ही होता है। व्हेन A B इज़ मेंबर ऑफ़ R, जब एक रिलेशन में से आप एक पेयर लेते हैं A B इज़ रिलेटेड टू B बाय R रिटन एज, जब A और B के दरमियान कोई रिलेशन हो यानी वो R का एक मेंबर हो तो उसको ऐसे लिखेंगे रिटन ARB। अदरवाइज़ इफ़ AB इज़ नॉट मेंबर ऑफ़ R, अगर AB जो पेयर है ये R का मेंबर नहीं है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे वी राइट ARB, R के ऊपर ऐसे लाइन लगी होगी कि इसका मेंबर नहीं होगा। एग्जांपल्स इसको समझते हैं। लेट A इज़ इक्वल टू 1 2 B इज़ इक्वल टू 1 2 3, देन A क्रॉस B क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से लेना है, सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ से लेना है, तो 1 1, ऐसे नहीं करना कि ये 1 है तो सेकंड एलिमेंट यहाँ से 2 लेंगे, नहीं, यहाँ पर देखना है फर्स्ट एलिमेंट इससे लेना है 1 और सेकंड एलिमेंट इससे लेना है। लेना कौन सा है, सब बारी बारी करके लेना है, पहले 1 फिर 1 का 2 से, फिर 1 3, अब 2 की बारी। अब ये वैसे सेकंड एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है लेकिन आपने यहाँ नीचे देखना है, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से इस सेट में से लेना है 2 और सेकंड एलिमेंट इस सेट से 1 फिर 2 2 फिर 2, सेकंड एलिमेंट यहाँ से लेंगे 3। तो इसका रिलेशन हम ये सर ने खुद से सिलेक्ट किए हुए हैं, R1 1 1 1 3 2 2, ये खुद से एक रिलेशन है, ये दूसरा रिलेशन है, ये तीसरा रिलेशन है, ये चौथा और ये पाँचवा। ये सारे जो हैं वो A क्रॉस B के सबसेट्स हैं। A क्रॉस B अगर इसका हम फाइंड करें
तो उसमें ये 1 1 1 3 2 2 ये सब आएंगे। एम्प्टी सेट भी इसमें आएगा और जो पूरा आखिर में एक सेट बनता है ये वाला 1 1 1 2 1 3 ये पूरा भी आखिर में इसका एक सबसेट बनेगा। डोमेन ऑफ अ रिलेशन, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। जो पहले वाला होता है वो डोमेन होता है, ये 1 1 जो है ये डोमेन है और ये जो दूसरे वाले ये सारे रेंज है। आसान सी बात है। द डोमेन ऑफ अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, जो पहले एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होते हैं। विच बिलोंग टू आर डिनोटेड बाय डोमेन ऑफ आर, इसको डोमेन ऑफ आर ऐसे लिखते हैं। और ये लिखा हुआ है ए इज़ मेंबर ऑफ ए जो है वो ए का मेंबर होगा सच दैट ए बी इज़ मेंबर ऑफ आर, और जो पेयर होगा ए बी वो आर का मेंबर होगा। लेट्स सपोज अगर एग्जांपल नहीं तो हम ऊपर वाली देख लेंगे, एक्सरसाइज है एग्जांपल नहीं है। लेट्स सपोज ये अभी हमारे पास ए है 1 2 और इसका ये एक रिलेशन बना हुआ है 1 1 1 3 2 2। इसका डोमेन क्या है, ये पहला 1 ये 1 और ये 2, 1 और 2 इसका डोमेन है। रेंज अभी हमने देखी नहीं है। इस रिलेशन का अगर डोमेन देखें तो 1 2 और बस इसका 1 2। इसके अगर डोमेन देखें तो 1 1 ही है। इसके अगर डोमेन देखें तो ये ए क्रॉस बी है यानी ये वाला। इसकी डोमेन देखें तो 1 2 और बस इसकी डोमेन है। डोमेन में फर्स्ट वाले एलिमेंट्स आते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी रेंज देखें तो रेंज में जो होता है वो सेकंड वाला एलिमेंट आता है, वो उसकी रेंज होती है। इसको ऐसे लिखते हैं, रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू बी। एक पेयर है हमारे पास ए बी जो आर का मेंबर है, यानी एक रिलेशन है उसमें एक पेयर है ए बी, तो उसमें जो बी वाला होता है वो उसकी रेंज होती है। यहाँ पर एक्सरसाइज है, लेट ए इज इक्वल टू 1 टू बी इज इक्वल टू 1 2 3 और डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी एज फॉलो। हमने अब इसका ऊपर सर ने खुद रिलेशंस दिए हुए थे, अभी सर ने ये एक्सरसाइज दी हुई है कि इस तरह का एक रिलेशन खुद बनाओ। ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि एक पेयर है ए बी जो मेंबर है ए क्रॉस बी का, यानी इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हर एक को दूसरे से पेयर करके उसमें से जो पेयर हैं वो लेने हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ए इज़ लेस देन बी, वो वाले पेयर्स लेने हैं जिनमें ए जो है वो बी से लेस हो। और फिर करना क्या है कि ऑर्डर पेयर्स फाइंड करने, उसके बाद उनकी डोमेन और रेंज बतानी है और फिर ये बताना है कि 1 का रिलेशन 3 से है या नहीं और 2 का रिलेशन 2 से है या नहीं। सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन ए इज इक्वल टू 1 टू बी इज इक्वल टू 1 टू 3, ये तो ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसका हमने सबसे पहले डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी एज फॉलोज। ये बाइनरी रिलेशन है। सबसे पहले हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, फिर इस कंडीशन के मुताबिक उसमें से ये रिलेशन निकालना है। सबसे पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट्स जो होंगे ए क्रॉस बी में वो पहले एलिमेंट से लेने और सेकंड एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें से लेने, लेकिन पेयर सब का सब के साथ होना चाहिए। 1 से शुरू करते हैं, 1 यहाँ से 1 यहाँ से 1, फिर 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ये ए क्रॉस बी हो गया। अब ये जो फर्स्ट कंडीशन है फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर, ये जो आर है इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो फाइंड करने हैं। कंडीशन ये है कि ए इज़ लेस देन बी होगा, ए बी जो पेयर है वो ए क्रॉस बी का मेंबर है और कंडीशन ये है कि ए जो है वो बी से लेस है। तो ए क्रॉस बी के जो मेंबर्स हैं वो ये लिखे हुए हैं, इनमें से वो उठाने हैं जिनकी बी वैल्यू ए से ग्रेटर हो, ए वैल्यू बी से लेस हो। 1 1 ये नहीं इक्वल होता है, फॉल्स। 1 2 ये हम एक ले लेंगे, 1 2 1 3 2 1 इज़ फॉल्स, 2 2 इज़ फॉल्स, 2 3 ये 2 3 हमने ले लिया। अब दूसरा पार्ट है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब इसकी डोमेन, इस रिलेशन की डोमेन और रेंज क्या है। डोमेन फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है 1 और 2, ये इसकी डोमेन है। रेंज सेकंड वाला एलिमेंट होता है 2 और 3। डबल आ रहे हैं तो डबल आपने नहीं लिखना, सिंगल ही लिखना है। 2 और 3 ये आपकी रेंज है। अब बताना है कि 1 का रिलेशन 3 से है या नहीं और 2 का रिलेशन 2 से है या नहीं। सिंस 1 3 ये 1 3 ये रिलेशन में आ रहा है 1 3, ये आर का मेंबर है तो 1 R 3 तो ये है, लेकिन 2 का जो 2 से रिलेशन है वो इसमें नहीं है, 2 R 2 कहीं भी नहीं है।
तो ये 2R2 इज़ नॉट रिलेटेड विद 3, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, 2 इज़ नॉट मेंबर ऑफ R, सो 2 इज़ नॉट रिलेटेड विद 2 यहाँ पर आएगा, 2 से 2 रिलेट नहीं हुआ 3 से तो रिलेट हुआ है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। रिपीट कर देता हूँ कि रेंज जो होती है वो सेकंड वाला एलिमेंट होता है और डोमेन फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है। अगर रिपीट हो रहे हैं तो रिपीटेशन आपने नहीं करनी। ये लिखा हुआ है कि 1 का रिलेशन 3 से, ये लिखा है 2 का रिलेशन 2 से। ये हमने ऊपर पढ़ा है, ऊपर कहाँ पे पढ़ा है, ये पढ़ा है कि जब बाइनरी रिलेशन होता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं ARB। ये लिखा हुआ है कि 1 का रिलेशन 3 से है या नहीं, और 2 का रिलेशन 2 से है नहीं। आपने यहाँ पर देखना अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। उसके बाद एग्ज़ाम्पल है एक, let A is equal to X milk corn and B is equal to cows goat hens, define R A to B। अब यहाँ पर रिलेशन हमने ख़ुद बनाना है। डिफाइन रिलेशन R फ्रॉम A to B। A से B रिलेशन है, मतलब A क्रॉस B होगा। B to A होता तो B क्रॉस A होता। A to B है यानी A क्रॉस B करेंगे। बाय A B एक इस तरह का पेयर होगा। मेंबर ऑफ R का मेंबर होगा। कंडीशन ये होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ प्रोड्यूस बाय B, यानी ये जो हैं A ये प्रोड्यूस होंगे इनसे। अगर ये अगर ये इनमें से किसी से प्रोड्यूस होता है तो उसको हम रिलेशन में लिखेंगे, अदरवाइज़ नहीं लिखेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम इसका बनाएं तो दस विद रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन एग्स आर हेंस। एग्स का रिलेशन हेंस से बनेगा, काउ से नहीं बनता, गोट से नहीं बनता, हेंस से बनेगा क्योंकि एग्स हेंस से प्रोड्यूस होते हैं। मिल्क का रिलेशन काउ से भी बनेगा, गोट से भी बनेगा क्योंकि दोनों मिल्क प्रोवाइड करते हैं। और कॉर्न का रिलेशन किसी से भी नहीं बनेगा क्योंकि कॉर्न इनमें से कोई भी प्रोवाइड नहीं करता या करती। एक्सरसाइज है फाइंड ऑल बाइनरी रिलेशन फ्रॉम 0 1 to 1। जितने भी बाइनरी रिलेशन है वो फाइंड करने हैं। ऑल का मतलब है यानी A क्रॉस B अब फाइंड करना है क्योंकि सारे बाइनरी रिलेशन उसमें आ जाते हैं। लेट A इज इक्वल टू 0 1 और B इज इक्वल टू 1, तो ये इतना मुश्किल नहीं है A क्रॉस B फाइंड करना। A क्रॉस B इज इक्वल टू फर्स्ट वाला 0 1 फिर 1 1, ख़त्म। ऑल बाइनरी रिलेशन फ्रॉम A to B आर इन फैक्ट ऑल सब सेट ऑफ A क्रॉस B विच आर, और जितने भी बाइनरी रिलेशंस होते हैं वो सब A क्रॉस B के सब सेट्स होते हैं। तो बाइनरी रिलेशंस में से जो फाइंड होंगे वो होंगे, पहला होता है हमेशा नल सेट, और आखिरी जो होता है वो हमेशा A क्रॉस B फुल होता है 0 1 1 1, और दरमियान में आप इनको सिंगल सिंगल लिखते हैं 0 1 1 1। अगर फिर उस 3 होते तो उसके बाद 2 2, उसके बाद 3 3, उसके बाद इस तरह से करके आप वो करेंगे जिस तरह से आपने किया था हेड्स और टेल में हम मोमना पढ़ा रही थी, वो उसी तरह से है ये। अच्छा रिमार्क है if A mod is equal to M and B mod is equal to N then as we know that the number of elements, तो ये वही बात ऊपर लिखी हुई है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो A क्रॉस B में होंगे वो इस तरह से होंगे कि जितने एलिमेंट्स A में हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन B में जितने एलिमेंट्स हैं। अगर A में M एलिमेंट्स हैं और B में N एलिमेंट्स हैं तो M मल्टीप्लाई बाय N जो होगा वो A क्रॉस B में टोटल एलिमेंट्स होंगे। A में 2 एलिमेंट्स हैं, B में 1 एलिमेंट है, तो 2 1 ज़ा 2। A क्रॉस B में 2 एलिमेंट्स 2 पेयर्स होंगे 1 2 पेयर्स A क्रॉस B में होंगी। और दूसरी बात लिखी हुई है नाउ एज वी नो दैट द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B आर। अब A से B के जो रिलेशन है वो हमने इस तरह से फाइंड करने हैं 2 पावर M क्रॉस N। M क्रॉस N से हमारा आंसर आता है 2 1 ज़ा 2, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 4, यानी हमारे पास 4 रिलेशंस बनेंगे। ये 4 रिलेशंस हमारे पास बने हुए हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर अगर आपके 3 हैं और यहाँ पर 1 है तो आपका जो M क्रॉस N होगा वो होगा 3 1 ज़ा 3। A क्रॉस B में आपके 3 एलिमेंट्स 3 पेयर्स आने थे। फिर अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट्स होते तो A क्रॉस B में 3 एलिमेंट्स आते, जिसके नतीजे में फिर आपके रिलेशंस कितने बनते। M क्रॉस N आपके पास 3 था तो 2 पावर 3 बन जाता आपके पास 8, आपके 8 रिलेशंस बनने थे। फिर उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी।
रिलेशन ऑन अ सेट, एक सेट का अपने ऊपर जो रिलेशन है उसे रिलेशन ऑन अ सेट कहते हैं। रिलेशन ऑन द सेट ए इज़ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए के ऊपर जो रिलेशन है वो ए का अपने साथ ही रिलेशन होगा। इन अदर वर्ड्स रिलेशन ऑन सेट इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। दूसरी बात ये है कि दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि रिलेशन ऑन अ सेट जो होता है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। सिंपल सी बात ये है कि जो रिलेशन हमने पढ़े हैं वही हैं, सिर्फ ये है कि उसमें डिफरेंट सेट्स होते थे और इसमें एक ही सेट होगा, उसका अपने ही साथ रिलेशन होगा। एग्जाम्पल में देखेंगे लेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, ये हमें ए दे दिया गया है। रिलेशन बनाने का कहा है, डिफाइन रिलेशन आर ऑन ए, आर ऑन ए के ऊपर रिलेशन बनाना है। कैसे बनाना है कि ए बी जो है वो पेयर है, मेंबर ऑफ आर, आर का मेंबर होगा। कंडीशन क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी यानी बी इज़ डिवाइडेड बाय ए, सिंबॉलिकली रिटन एज ए डिवाइड्स बी। ये ए डिवाइडेड बाय बी नहीं है, ए डिवाइड्स बी है, यानी बी इज़ डिवाइडेड बाय ए, इसको ऐसे होगा। देन आर इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3। ये रिलेशन कैसे बन रहा है, 1 1 से डिवाइड होता है, 1 1 को डिवाइड करता है, ठीक है, ये आर में आ जाएगा। 1 डिवाइड्स 2, यस। 1 डिवाइड्स 3, 1 डिवाइड्स 4, 1 तो सबको डिवाइड करता है, ये आ गया। उसके बाद 2 डिवाइड्स 1, नो। 2 डिवाइड्स 2, यस। 2 डिवाइड्स 3, नो। 2 डिवाइड्स 4, यस। 2 4 को डिवाइड करता है, 3 1 से नहीं, 3 2 से नहीं, 3 4 को डिवाइड करता है नहीं, 3 3 को डिवाइड करता है, यस। ये हमारे पास रिलेशन बन गया। और 4 भी रह गया, 4 इन तीनों को नहीं करता, खुद को डिवाइड कर लेता है। ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन बन गया। फॉर रिमार्क है, फॉर एनी सेट ए क्रॉस ए इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। तो ए क्रॉस ए जो होता है जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, ये जो होता है यूनिवर्सल रिलेशन होता है। इसमें तमाम पेयर्स आ जाते हैं, जितने भी होते हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं। और एम्प्टी जो होता है वो एम्प्टी रिलेशन होता है, इसमें कोई सबसेट, इसमें कोई पेयर नहीं होता। और ये दोनों जो होते हैं वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। मतलब एक्सरसाइज और डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन ई ऑन द सेट ऑफ द इंटीजर्स z एज फॉलो। बाइनरी रिलेशन एक बताना है जिसको डिनोट करना है ई से ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के ऊपर कैसे करना है। फॉर ऑल एम एन मेंबर ऑफ z, जितने भी m और n है, मतलब कोई भी एलिमेंट है, कोई भी इंटीजर है जो इंटीजर्स का एलिमेंट है, मतलब इंटीजर हो, m भी इंटीजर हो, n भी इंटीजर हो, तो उसको ऐसे लिखेंगे m e n, r की जगह पे e लिख दिया, e से डिनोट कर रहे हैं। कंडीशन ये है कि m माइनस n इज़ इवन। दो जो इंटीजर हैं m माइनस n को m में से माइनस करें तो आंसर जो है वो इवन आना चाहिए। सिर्फ उनको हमने अपने रिलेशन के अंदर लिखना है। फिर बताना है क्या वो रिलेशन जो बना है वो 0 e 0 है, यानी ज़ीरो का रिलेशन ज़ीरो के साथ, या ई जो है वो बेसिकली आर की जगह पे लिखा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में ई दिया गया है तो हम ई लिख रहे हैं इसको। इसी तरह 5 का 2 से रिलेशन बनता है, 6 का 6 से, -1 का 7 से, ये सारे रिलेशन हम उसमें से देखेंगे। फिर बताना है कि प्रूव दैट फॉर एनी इवन इंटीजर n ई 0, कि किसी भी इवन इंटीजर के लिए ये रिलेशन n का 0 से रिलेशन बनता है कि नहीं। सॉल्यूशन देखें इसका। ई जो है ये ऊपर आपको कंडीशन यहाँ पे जो दी हुई थी वो लिखी हुई है। ई जो है वो एम एन का एक सेट है, एम एन पेयर का, जो मेंबर है जेड क्रॉस जेड का, यानी एक इंटीजर्स का जो सेट है उसका अपने साथ जो रिलेशन होगा उसके अंदर एम क्रॉस एम एन के टाइप के जो हैं वो पेयर्स हैं। कंडीशन ये है कि एम एन को एम में से माइनस करें तो आंसर इवन आएगा। ये हमारी कंडीशन है जो क्वेश्चन में दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन इज़ 0 ई 0, क्या ये 0 0 रिलेशन बनता है 0 का 0 से। तो पहले देखें 0 0, m भी 0 n भी 0, मेंबर ऑफ z क्रॉस z, क्या ये इंटीजर्स हैं दोनों, यस इंटीजर्स तो हैं। फिर कंडीशन चेक करें, क्या 0 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 0 इवन है, जी इवन भी है, तो ये 0 ई 0 है, यानी रिलेशन इस बनता है इसका। उसके बाद है सेकंड,
5e2 बार बार मैं पिछली स्लाइड नहीं करूँगा, एक दफ़ा ही देख लें। 5e2 6 6 -1 और 7, ठीक है। 5e2 यानी 5 का 2 से रिलेशन क्या है, मेंबर ऑफ z क्रॉस z, दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है हैं। 5 - 2 = 3, इवन नहीं है, तो ये 5 इज़ r लिख के ऊपर लाइन लगी हुई है, ये टाइप हुआ है तो इसलिए इस तरह से नज़र आ रहा है। आर की जगह पे यहाँ पर ई लिखा हुआ है, ऊपर लाइन लगी हुई है, इसके आगे नहीं है, ई के ऊपर लाइन लगी हुई है। सो 5 इज़ नॉट रिलेटेड टू 2। जो रिलेशन हम बना रहे हैं उसमें 5 2 से रिलेटेड नहीं हो, रिलेशन नहीं होगा 5 2 का। इसी तरह जो हमारा 6 6 का रिलेशन है वो उसमें होगा, क्योंकि 6 6 दोनों इंटीजर है, माइनस करें तो 0 आता है, इवन आता है। -1 और 7 दोनों इंटीजर्स हैं, 7 को -1 से माइनस करें तो -8 आता है, ये भी इवन है। हम जो रिलेशन बनाएंगे उसमें ये भी होगा, शामिल होगा। और बाद में जो हमारे से पूछा गया, प्रूव दैट फॉर एनी इवन इंटीजर n इज़ 0, कोई भी इवन इंटीजर है तो उसका 0 के साथ रिलेशन होगा या नहीं, ये पूछा जा रहा है। बिल्कुल होगा। क्यों होगा? फॉर एनी इवन इंटीजर, कोई भी अगर हमारे पास इवन इंटीजर है, -2 -4 2 4 6 माइनस में या प्लस में जो भी है, उसमें से अगर हम 0 को माइनस करें, जो कंडीशन हमारे पास दी गई है m -n की, तो 0 को अगर उसमें से माइनस करें तो ये हमारे पास वापस n आएगा, n - 0 n। तो ऊपर हमने कहा है कि n जो है वो इवन इंटीजर है, ये n इवन इंटीजर है, यानी हमारे पास इवन वैल्यू आएगी, 0 माइनस करने से वही इंटीजर वापस आ जाएगा। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो भी रिलेशन हम बनाएंगे उसमें n का हमेशा जो भी इंटीजर है वो 0 से ज़रूर रिलेट करेगा, क्योंकि इससे आंसर इवन ही आएगा। उसके बाद डायग्राम्स के साथ हम इसको समझेंगे। कोऑर्डिनेट डायग्राम, ग्राफ ऑफ अ रिलेशन। लेट ए जो है वो 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ये जिस तरह से हम पॉइंट्स प्लॉट करते होते हैं मैथमेटिक्स में, उसी तरह से है कि आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड एज, ये रिलेशन दिया हुआ है 1y 2x 2y 3x। तो जिसके साथ रिलेशन है, एक को वाई एक्सेस पे ले लें, एक को एक्स एक्सेस पे ले लें। तो जिसके साथ रिलेशन है उसके सामने डॉट लगा दें। 1 का y से है तो यहाँ से 1 ले लें, और यहाँ से y ले लें तो यहाँ पे डॉट लगा दें। 2 का x से है 2x, 2 का y से है 2y, उसके बाद 3 का x से है तो 3x। ये हमारे पास डायग्राम बन गई। उसके बाद है एरो डायग्राम ऑफ अ रिलेशन। एरो डायग्राम कैसे होती? लेट ए इज इक्वल 1 2 3 बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो आर जो है वो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है कि इस तरह से रिलेशन है, और इसकी एरो डायग्राम बनाओ। तो जिससे रिलेशन है उसकी तरफ एरो पॉइंट कर देना है। 1 का y से तो 1 से y की तरफ एरो पॉइंट कर दिया। 2 का x से है 2 का x की तरफ। 2 का y से भी है तो 2 से y की तरफ। 3 का x से तो 3 का x की तरफ एरो पॉइंट कर दिया। ये एरो डायग्राम है। उसके बाद डायरेक्टेड ग्राफ जो होता है वो इस तरह से बनता है कि 0 1 2 3 है, रिलेशन हमें दिया हुआ है कि ये रिलेशन है, इसकी आप डायरेक्टेड ग्राफ बनाओ। तो 0 का 0 से जो होगा वो इस तरह से, ये आपने इसी तरह अपनी मर्ज़ी की जगह पे लिख सकते हैं 0 1 2 3, जिधर आप मर्ज़ी है 0 1 2 3 जैसे मर्ज़ी लाइन में लिख लें, ऊपर नीचे लिख लें, इस तरह से लिख लें, जहाँ मर्ज़ी लिख लें। 0 का 0 से रिलेशन है तो उसके ऊपर आप इस तरह से गोल एरो बनाएंगे। और 1 का 3 से तो 1 से 3 की तरफ एरो लेके जाएंगे। जो पहले है वहाँ से एरो स्टार्ट करेंगे, बाद वाले की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद है 2 का 1 से तो 2 से स्टार्ट करेंगे 1 की तरफ। 2 से इसके ऊपर इस तरह राउंड घुमाएंगे। 3 से 0 की तरफ, और 3 से 1 की तरफ। ये इस तरह से हमारी डायग्राम बन गई। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? ए इज इक्वल टू A1, ये आपको ए सेट दे दिया गया है। बी इज इक्वल टू B, ये बी सेट दे दिया है। लेट आर बी अ रिलेशन, आर एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, यानी ए क्रॉस बी है। डिफाइन द n क्रॉस m ऑर्डर मैट्रिक्स m बाय, ये मैट्रिक्स में लिखा हुआ है Mij इज इक्वल टू इफ़ ए बी इज़ मेंबर ऑफ आर, ए बी आर रिलेशन यानी का मेंबर है। वहाँ पर आपने 1 लिखना है अगर मेंबर है तो, और 0 यहाँ पे 1 आता था, एक्चुअली यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। Mij इज इक्वल टू 1 इफ़ ए बी
इज़ मेंबर ऑफ आर और 0 इफ़ ए बी इज़ नॉट मेंबर ऑफ आर। डायग्राम में आपको समझाता हूँ, यहाँ पे समझ नहीं आ रही मुझे खुद भी। एग्जांपल लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू एक्स वाई है, तो आपने मैट्रिक्स की एक साइड पे वैल्यूज़ ये वाली ले लेनी है एक सेट की, और ऊपर जो है वो दूसरे सेट की ले लेनी है। तो जिस आपको रिलेशन दिया हुआ है, लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड एज, ये रिलेशन दिया हुआ है, जिसका रिलेशन जिसके साथ है उधर 1 लगाना है और जिसका नहीं उधर 0 लगाना है। 1 का वाई से रिलेशन है तो यहाँ पे 1 लगा दें, 2 का एक्स से है यहाँ पे 1 लगा दें, 2 का वाई से है तो 2 वाई यहाँ पे 1 लगा दें, 3 का एक्स से यहाँ पे 1 लगा दें, बाकी जो बच के उधर 0 लगा दें। तो ये आपका ऑर्डर बन गया 3x2, 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं इसमें, वैसे 2x3 होना चाहिए था। खैर आगे फॉर द रिलेशन मैट्रिक्स एग्जांपल, अब ये आपने रिलेशन से जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाया। अब मैट्रिक्स की फॉर्म से आपने रिलेशन की फॉर्म में शायद लग तो ये रहा है। फॉर द रिलेशन मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है कि 1 2 3 है 1 2 3 है, और ये आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया हुआ है। लिस्ट द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंटेड बाय एम, जी वही बात है कि अब ये आपको मैट्रिक्स में दे दिया गया। अब आपने इसमें से वो वाले पेयर्स लेने हैं जो इसमें से रिलेशन को डिनोट कर रहे हैं, यानी जो रिलेशन आर सेट में आ रहे हैं, यानी जिनके सामने 1 लिखा हुआ है वो वाले उठाने, और उसके बाद डायरेक्टेड ग्राफ बनाने। तो रिलेशन अगर लें तो करस्पॉन्डिंग टू द गिवन मैट्रिक्स आर इज़ 1 से शुरू करें, 1 का 1 से रिलेशन है, ठीक है। 1 का 2 से नहीं है, 1 का 3 से है, ठीक है। फिर 2 का 1 से है, ठीक है, 2 1, 2 का 2 से नहीं है, 2 का 3 से नहीं है, 3 का 1 से नहीं है, 3 का 2 से है, ठीक है, 3 2, फिर 3 का 3 से है 1, ठीक है, ये आपका बन गया। अब आपने इसका डायरेक्ट ग्राफ बनाना है 1 1, ये आप अपनी मर्ज़ी से 1 2 3 जितने भी इसमें यूज़ हो रहे हैं 1 2 3 जो हैं वो कहीं पे भी लिख सकते हैं। और फिर 1 के ऊपर 1 1 राउंड, 1 को 3 की तरफ पॉइंट करना है, 2 को 1 की तरफ, 3 को 1 की तरफ, 3 को 2 की तरफ और 3 को अपने ऊपर ही इस तरह राउंड करके ये आपका डायरेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज एंड पे है। लेट ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू 6 18 एंड डिफाइन रिलेशन आर एंड एस फ्रॉम ए टू बी। दो रिलेशन हैं, एक का नाम आर है दूसरे का नाम एस है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ नाम ही है। फ्रॉम ए टू बी, दोनों ए टू बी हैं। एज फॉलोज, ए टू बी का मतलब है कि फर्स्ट वाले एलिमेंट वो इसमें से आएंगे, सेकंड वाले इसमें से आएंगे। फॉर ऑल एक्स वाई, कंडीशंस ये हैं कि जितने भी एक्स वाई जो पेयर्स हैं वो ए क्रॉस बी के मेंबर्स होंगे, यानी सब सेट होगा इसका। और एक्स का वाई से जो रिलेशन होगा वो इस तरह से होगा कि एक्स डिवाइड्स वाई, यानी वाई इज़ डिवाइडेड बाई एक्स। ये आपका पहला रिलेशन है। दोनों को अलग-अलग देखते हैं। ए क्रॉस बी जो हमारा आएगा पहले वाले रिलेशन का वो इस तरह से आएगा, 2 का 6 से रिलेशन होगा, ठीक है, 2 डिवाइड 6, 6 इज़ डिवाइड बाई 2, ठीक है। 8 उसके बाद 2 8 का रिलेशन, ठीक है, 2 डिवाइड्स 8। 4 और 10 का रिलेशन नहीं हो सकता, 4 डज नॉट डिवाइड्स 10, 10 इज़ नॉट डिवाइडेड बाई 4। 2 का 6 से 2 का, अच्छा सॉरी, ये पहले जो लिखा हुआ है वो ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट सब का सब के साथ लिखा हुआ है। ये आ गया आपको यहाँ तक, अपनी आसानी के लिए लिख लिया। उसके बाद हम इसमें से फाइंड करते हैं। 2 का 6 से रिलेशन ले लिया, 2 का 8 से ले लिया, 2 का 10 से ले लिया। 4 का 6 से रिलेशन नहीं हो सकता, 4 का 8 से रिलेशन लेंगे और 4 का 10 से लेंगे। पहले जो लिखा हुआ है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, हर एक का हर एक से जो रिलेशन बनता है वो लिखा हुआ है। उसके बाद अब हमें दोबारा ए क्रॉस बी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए क्रॉस बी तो लिखा हुआ है। अब डायरेक्ट हम एस लिखते हैं। दूसरा जो रिलेशन है वो ये है कि एक्स वाई इज़ मेंबर ऑफ ए क्रॉस बी। एक्स एस वाई रिलेशन इस तरह से है कि वाई माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स। वाई जो वैल्यू है यानी कि सेकंड वाली जो वैल्यू है वाई वाली, उसमें से अगर 4 माइनस करें तो आंसर एक्स आ जाए, वो वाले लिखने हैं। तो 6 में से अगर 4 माइनस करें तो 2 आता है, ठीक है, ये हम ले लेंगे। 8 में से 4 माइनस करें 4, नो ये नहीं आता। 10 में से 4, नो ये। 6 में से 4 माइनस करें 2 आता है, ये भी नहीं है। 8 में से 4 माइनस करें तो 4 आता है, ठीक है, ये ले लेंगे। 10 में से 4 माइनस करें तो 6 आता है, ये नहीं है, डज नॉट अप्लाइज हियर, ये यहाँ पर नहीं आएगा।
यहाँ पर सिर्फ हमने 2 6 लिया है और 4 8 लिया है, क्योंकि 6 में से 4 माइनस करें तो 2 आता है, 8 में से 4 माइनस करें तो 4 आता है। ये कंडीशन पर पूरा चलते हैं तो ये ले लिया। उसके बाद है स्टेट एक्सप्लिसिटली विच ऑर्डर पेयर आर इन ए क्रॉस बी, आर एस, आर यूनियन एस एंड आर इंटरसेक्शन एस। दोबारा से इनको लिखने हैं, ए क्रॉस बी में कौन कौन से आते हैं। अच्छा दोबारा से नहीं लिखना, सॉरी, ये आपको कंडीशन दे दी है और बताया कि ए क्रॉस बी भी फाइंड करो। ये सबसे पहले ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, सॉरी। आर फाइंड करो, ये आर फाइंड कर लिया। एस फाइंड करो, ये एस फाइंड कर लिया। आर यूनियन एस फाइंड करो। आर का और एस का जो यूनियन होगा, यूनियन में दोनों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं, तो जो डबल हो रहे हैं उनको एक दफ़ा ही लिखेंगे। ये जो डबल हो रहे हैं यूनियन में इकट्ठा करके लिखते हैं, जो डबल हो रहे होते हैं उनको एक बार ही लिखते हैं। ये इसी तरह लिखेंगे तो बेसिकली ये भी डबल आ रहा है और ये भी डबल आ रहा है। सिंगल ही लिखेंगे तो वापस यही आएगा, ये आपका इज इक्वल टू आर ही बनेगा। और आर इंटरसेक्शन एस अगर लें, दोनों का इंटरसेक्शन करें, इंटरसेक्शन में जो कॉमन होते हैं वो लेते हैं, तो ये इसमें दोनों में सेम आ रहा है, ये भी दोनों में सेम आ रहा है, तो बेस ये सेट ही हमारे पास आंसर आएगा 2 6 4 8 इज इक्वल टू एस। तो यहाँ पर आपकी ये स्लाइड जो होती है वो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई है, साउंड रिकॉर्डिंग भी हो गई है, तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं, और अभी इसको मैंने साउंड को और वीडियो को एक जगह इकट्ठा करना है, रेंडरिंग में भी टाइम लगेगा, उसके बाद मैं सेंड करता हूँ।